गुड इवनिंग एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। जो लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ाया था, 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4C पेपर 1। एक भारी मैकेनिकल झुलाव वाली मशीन। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो वाइब्रेशन देती रहती हैं। तो मान लो झुलाव हो रहा है, उसमें हल्का वाइब्रेशन हो रहा है। हैवी मैकेनिकल मशीन, ये 3 वर्ड ध्यान से सुनना। एक तो भारी को क्या बोलोगे? हैवी बोलोगे, नहीं बोलोगे? मैकेनिकल मशीन, ठीक है? सही है। अब क्या करोगे? सुनिए ध्यान से। ये तो बना लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। इस मशीन के लिए किस प्रकार की नींव आवश्यक है? जहां भी हैवी वर्ड लग जाए ना, तो वहां आंखें बंद करके बता देना किसी को भी, नींद में भी, कि इस प्रकार की मशीन के लिए किसकी जगह बस इतना लिख दो कि पाइल फाउंडेशन या पाइल नींव की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपसे पूछ लिया है इसी क्वेश्चन में, उसके बाद उसने पूछ लिया है कि पाइल फाउंडेशन, ये जो है ना, ये दिख रहा है सभी को, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या है? ठीक, तो इसका आंसर तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन तो आपको समझ में आ भी गया होगा। और इसका आंसर कैसे करोगे? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत का काम भी नहीं है। ब्लू पेन उठाते थे, ब्लू पेन उठाते हैं, सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। क्या है? हैवी मैकेनिकल मशीन के लिए किस प्रकार की फाउंडेशन आवश्यक होती है? पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होती है? आइए देखते हैं। अब पाइल फाउंडेशन क्या होती है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि पाइल फाउंडेशन हम यूज क्यों करते हैं। जब स्ट्रक्चर या मशीन या मोटर बहुत ज़्यादा हैवी हो, अगर स्ट्रक्चर हैवी नहीं भी है, भारी नहीं भी है, तो भी आप क्या करोगे? यदि सॉइल आपकी लूज है, मृदा जो है वो ढीली है, आप लोगों की तरह, मिट्टी आप लोगों की तरह लूज है, आलसी, मिट्टी आलसी नहीं कह सकते, आलसी तो आप ही लोग होते हो, है ना? फिर और क्या होता है? और क्या होता है? या फिर जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, या जहाँ भी आपको फाउंडेशन बनाना है, जहाँ भी आपको मशीन रखना है, तो वहाँ की सॉइल, जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, सॉइल दलदली होती है तो नीचे धंसती चली जाती हैं वो चीज़ें। मूवी देखी है कोई ऐसी? अब याद नहीं हमको, अब ये नहीं मूवी ढूंढने में लग जाए, अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, मूवी ढूंढने में मत लगना, हमको याद आएगा बता देंगे किसी वीडियो में, ठीक है? तो ये तो हो गया कि
इन वजह से हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। अब कहीं भी लिख के आ गया कि आपसे इस क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा जा सकता है, ये देखो। अगर कहीं भी लिख के आ गया हैवी स्ट्रक्चर ना लिख के आया हो, हैवी मशीन ना लिख के आया हो, हैवी मोटर ना लिख के आया हो, अगर आपसे लिख के आ गया कि लूज सॉइल है तो कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं या कौन से फाउंडेशन की आवश्यकता होती है, तो क्या बता नहीं सकते आप लोग? बताइए, तो क्या आप लोग बता नहीं सकते कौन सा फाउंडेशन? पाइल फाउंडेशन। अगर सॉइल आपकी दलदली है या सॉइल लूज होने का एक और अगर सॉइल का नाम दे दिया कि ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा फाइल यूज करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए पाइल भी कितने टाइप के होते हैं वो भी बताएंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज किया जाता है, ये भी तो ऐसे क्वेश्चन के तरीके बहुत हैं। बस पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि आप लोग, ऐसा है नाच नहीं रहे हैं, वो वायर फंस गया था, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है आप लोगों से कि पाइल फाउंडेशन कब यूज किया जाता है। अब देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से आपको बता दिया कि 4 तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट नंबर जैसा लिखा है वैसा लिखा आ जाए। दूसरा नंबर ये पूछ ले कि ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए जब फाउंडेशन हमें किसी चीज़ की बनानी होती है, अगर वहाँ की सॉइल ब्लैक कॉटन है या फिर काली कपासी मृदा है, तो फिर कैसा फाउंडेशन हम वहाँ पे बनाएंगे, तब भी पाइल फाउंडेशन। आंसर हमारा वही होगा। फिर सॉइल दलदली है या सॉइल लूज है, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख के आया है तो भी आपका पाइल फाउंडेशन ही बनाएंगे। तो 3-4 तरह से। या फिर इसी क्वेश्चन को नए तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप ये बताइए कि पाइल फाउंडेशन आपका कब यूज किया जाता है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है पाइल फाउंडेशन क्या होती है। पाइल फाउंडेशन एक तरह का कुआं की तरह बनाया जाता है, छोटा सा डाया होता है उसको। जैसे ये कोई मृदा, ये कोई ग्राउंड लेवल है और नीचे तो सब में ये मृदा चल ही रही है। ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ध्यान से देखिए, ये कंटिन्यूटी का साइन होता है ना, कंटिन्यूटी का आगे कंटिन्यू है ये, ठीक है। आपको पाइल फाउंडेशन देना है तो इस तरह से देते हो आप। ठीक है, ये क्या होता है, पाइल को ढका जाता है, पाइल कैप हो गई है और ये पाइल हो गई, ये बन गई पाइल फाउंडेशन। ठीक है। एक वर्टिकली कम व्यास की या कम क्रॉस सेक्शन की ज़्यादा गहराई तक जाने वाली, जहाँ तक इसको आधार प्रदान नहीं होता है वहाँ तक जाती है, जहाँ तक सॉलिड चीज़ नहीं मिल जाती है। कहीं तो मिलेगी, ज़मीन के अंदर कहीं तो सॉलिड चीज़ें होंगी जिस पे जाके रुक जाएगी, तो सॉलिड चीज़ें मिल जाएंगी। एक हार्ड सॉइल मिल जाएगी, वहीं पे रोक देगा, बस पाइल कैप लगा दीजिए, ख़त्म हो गया। समझ में आया पाइल फाउंडेशन क्या होती है। अब क्वेश्चन तो बस इतना ही है जो आपका दिया हुआ है, लेकिन अच्छे नंबर पाने के लिए इसमें आपको एक और चीज़ देनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन आप सीधे सीधे पूरा एक्सप्लेन करते जाओ ना, बस केवल फ्लो डायग्राम बना दीजिए, आप नाम लिख दीजिए, बस बहुत है। नाम बस आपको लिखना है पाइल फाउंडेशन का। बेटा पाइल फाउंडेशन जो होती है ना,
FDN लिखते हैं फाउंडेशन को। आप लोग मत लिखिए क्या मैंने लिख दिया, अगर लिख दोगे तो भी गलती नहीं है। बेस्ड ऑन material and based on फाउंडेशन बेस या नींव के आधार, फाउंडेशन बेस के आधार पर, और जो मटेरियल यूज कर रहे हो बेस्ड ऑन मटेरियल यूजिंग इन फाउंडेशन पाइल। ठीक है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको, जो यूज किया गया मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा। आपकी बुक्स में तो कई तरह से बांटा गया है। ठीक है, आपकी बुक्स में तो कई तरह से दिखाया गया है, लेकिन घबराना नहीं है, बस सीधे सीधे लिख लो टिम्बर पाइल, लकड़ी की पाइल, और कंक्रीट पाइल। टिम्बर पाइल और कंक्रीट पाइल एंड बाइब्रो पाइल, बाइब्रो एक्सपेंडेड पाइल। तीसरा है बाइब्रो पाइल और चौथा है बाइब्रो एक्सपेंडेड पाइल। ठीक है, ये आपकी 4 टाइप की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, एक्सपेंडेड पाइल। ठीक है, ये 4 टाइप के, बस इतना फ्लो डायग्राम बना के आना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। और इसके बारे में नेक्स्ट में आगे पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, वरना जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको बताना है वो बाद में बताया जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इतने पे ही छोड़ दिया जाएगा जितना प्रीवियस पेपर में। आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस इतना भरोसा रखिए आप लोग। बेस्ड ऑन फाउंडेशन बेस, जो फाउंडेशन का आधार होता है उसके आधार पे देखिए ध्यान से। बियरिंग पाइल, और फ्रिक्शन पाइल, और कॉम्पैक्शन पाइल, वेटर पाइल, BETTER नहीं, BATTER। चलो मैं ठीक से ही लिख देता हूँ, BATTER, बेटर पाइल। और एंकर पाइल, अंकल नहीं, एंकर पाइल। और इसके आगे कंटिन्यू इधर कर देते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं, इधर है इसी का पार्ट में, आप करोगे तो इधर ही एक्सटेंड कर देना। ठीक है, बोर्ड के अभाव की वजह से, जगह के अभाव की वजह से। सीट पाइल,
फाइंडर पाइल। अब सुनो ध्यान से, आपसे शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछ सकता है मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूँ शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए ये फ्लो डायग्राम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, 5 में 4 मिल जाएंगे, सही ना? ये तो हो गया ये नंबर कैसे लेने हैं। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा। एक तो ये टिम्बर पाइल अलग से पूछ लेता है, शॉर्ट नोट में लिखवा लिया, टिप्पणी कीजिए। कंक्रीट पाइल पूछ लेगा, फ्रिक्शन पाइल पूछ लेगा, कॉम्पैक्शन पाइल पूछ लेगा और एंकर पाइल पूछ लेगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में तो नहीं पूछने वाला है, ठीक है? इतना समझ में आया? चलिए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए, और हम लोगों को करना है कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको ना समझ में आया वो बार बार देख सकता है इसको, ठीक है? वो बार बार इसको देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इसको रफ कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। बाकी मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है, परेशान नहीं होना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, दिखने दो, अपने को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5 का ए, 5A, पहला पार्ट। कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड क्या हैं और कंक्रीट की फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है? कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड और कंक्रीट की फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है? के ग्रेड क्या है, कंक्रीट की फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है? ठीक है, देखिए क्या होती है। तो हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, सही ना? चलते हैं उल्टा। कंक्रीट के ग्रेड, बेटा आप लोगों ने, अब ऐसा तो है नहीं सेमेस्टर एंड होने जा रहा तो आप लोगों को कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो पढ़ाइए। कंक्रीट के ग्रेड आप लोगों ने नाम सुना है, M15, M20, M25, M30, M35, M40। ये है क्या? यही तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं, यही तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं। समझ में आ रहा है? यही तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है? सही है? देखिए ध्यान से, हेडिंग डालोगे सॉल्यूशन में कंक्रीट के ग्रेड, लिखोगे कंक्रीट को सामर्थ्य के अनुसार, कंक्रीट को सामर्थ्य के अनुसार 3 टाइप में विभाजित किया गया है, 3 भागों में उसको वर्गीकृत, क्लासिफाई किया गया। ठीक, कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। पहला, सामान्य
ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट या ऑर्डिनरी कंक्रीट। सेकंड, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट या फिर स्टैंडर्ड कंक्रीट, इतना लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड कंक्रीट या मानक कंक्रीट। ऑर्डिनरी को साधारण बोलते हैं, सब जानते हो, ठीक। तीसरा था हाई स्ट्रेंथ, उच्च सामर्थ्य की ग्रेड कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य के ग्रेड की कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत कौन कौन सी टाइप की कंक्रीट आती हैं? देखो, M5 आती है, M7.5 आता है, M10 आता है, M15 आता है और M20 आता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से M55 तक मानते हैं। हाई स्ट्रेंथ M60 to M80 ग्रेड की कंक्रीट मानते हैं, ठीक है। M60 to M80 समझ में आया? नहीं आया समझ में? इसमें क्या है बताने के लिए भाई? अब बताएंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस ग्रेड का अभी बताएंगे कि M5 क्या है, बस इतना समझ लो। इस ग्रेड का जो रेशियो रहता है, कंक्रीट किन किन चीज़ों से मिलके बनती है बता सकता है कोई? सीमेंट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट सब जानते हो क्योंकि जनरल लैंग्वेज में भी सीमेंट ही बोलते हैं इसको। सैंड रेता, बदरफुट, कुछ लोग मोरम बोलते हैं, मोरम मत बोलना आज के बाद, मोरम चेंज होता है और बदरफुट चेंज होता है या फिर सैंड चेंज होता है, ठीक है। मोरम दोनों चीज़ें अलग होती हैं, मोरम नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं। दूसरा गिट्टी, गिट्टी सब बोलते हैं, गिट्टी सब जानते हो, ठीक है। गिट्टी दो तरह की आती है, ईंट की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी। तो पत्थर की गिट्टी यूज करते हैं हम लोग, स्टोन की, स्टोन ब्लास्ट। M5 का जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:5:10। M7.5 का रहता है 1:4:8। M10 का रहता है 1:3:6। M15 का रहता है 1:2:4। M20 का रहता है 1:1.5:3। M25 का रहता है, M25 का रहता है, ध्यान से देखिए, M25 का रहता है आप लोगों का 1:1.2। और M30 to M55 या M60 to M80 ये डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होता है, इनका कोई रेशियो नहीं होता, ठीक है। ये सब डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होती हैं। ऊपर भी लिख दीजिएगा, मैंने एरो लगा के काम चला लिया, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, मैंने एरो लगा दिया तो आप भी एरो लगा के चले आओ, नंबर कट जाएंगे। नंबर नहीं कटवाने एक भी, दुश्मन बनो दुश्मन एकदम से, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। अब आपको परेशान कर रहा होगा, सर ये M15 क्या है, M20 क्या है, M25 क्या है, M30 क्या है, ये M35 क्या है, ये परेशान कर रहा होगा। दूसरा, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होता है, ये परेशान कर रहा होगा। और ये रेशियो क्यों दिया हुआ है और फिर इसमें डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्यों दिया हुआ है, ये बस दो चीज़ें परेशान कर रही होंगी आपको। बेटा M15, M और 15 का मतलब जो होता है, ध्यान से देखिए, जो नंबर होता है ना वो करता है इसकी
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और जो एम होता है ना, एम जो होता है वो क्या शो करता है, वो करता है मिक्स, ठीक है। मिक्स मतलब हम उसको मिक्स कर रहे हैं। और ये जो रेशियो से जब हम मिलाते हैं, तो जैसे मान लिया एक परात हमने, ट्रे ले लो, परात ले लो, मग ले लो, बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, एक पात्र कोई ले लिया, बर्तन ले लिया, एक बर्तन भर के हमने सीमेंट मिला लिया, सीमेंट मिला लिया, उसी एक बाल्टी भर ली, बाल्टी भर लो, बाल्टी सब जानते हो, बकेट। फिर 5 बाल्टी भर के हमने सैंड डाल दिया, सैंड ले लिया, मेजर कर लिया। फिर 10 बाल्टी, वही सेम पात्र, अलग नहीं, 10 बाल्टी भर के हमने एग्रीगेट मतलब गिट्टी डाल ली और तीनों को मिक्स कर लिया। और तीनों को मिक्स करने के बाद वो एम शो करता है। फिर इसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला के फिर आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं, कंक्रीट बन जाती है, बॉडी बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, बस मज़ा आ जाता है। ये तो होता है जब आप ये किसी बर्तन से मेज़र करते हो और आयतन के अनुसार मापते हो, तो वो हमारा नॉमिनल मिक्स कहलाता है। और डिज़ाइन मिक्स तब होता है जब आपके पास रेशियो नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाई वेट जब लिया जाता है। डिज़ाइन मिक्स हमारा शुरू हो जाता है M15 से, ठीक है। पसीना आ रहा है भाई, क्या करें, मजबूरी है। भाई कपड़े अलग अलग हैं, कहीं देख रहे हो आप, देख लो, सोच रहे हो इतने गंदे सर हैं। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होती है, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होती है, ध्यान से सुनिए। ऐसा कुछ बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो उनको चुप करना पड़ता है, कहीं सोच रहे हो आपको बोलो। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट क्या होती है, जब ये जो रेशियो दे रखा है ना आपको, जब मटेरियल्स सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट बाय वेट लिए जाते हैं। जैसे एक बैग सीमेंट में, एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg, 50 kg ये ले लिया, 250 kg सैंड ले लिया और 500 kg हमने क्या ले लिया, 50 kg सैंड सीमेंट और 250 kg 5 गुना ले लिया सैंड और 10 गुना ले लिया सीमेंट का एग्रीगेट, तो वो हमारा डिज़ाइन मिक्स कहलाता है। इतना समझ में आ गया। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि M20 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, तो बोलोगे M20 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे, समझ गया ना, इतना समझ गए। अब बात आती है ये आधा क्वेश्चन हो गया। कंक्रीट की फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। कंक्रीट का फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होता है वो सुनिए ध्यान से। फिजिकल नाम नहीं पता चल रहा है, फिजिकल, फिजिक किस चीज़ की, कंक्रीट की बॉडी की। अब फील्ड और जुड़ गया साथ में, तो फिजिकल फील्ड टेस्टिंग कंक्रीट की कौन कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, ध्यान से सुनिए। उसको लैब में भी किया जा सकता है, उन टेस्टों को लैब में भी कर सकते हैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और वो फील्ड में भी कर सकते हैं, तो हम फील्ड में करते हैं। फील्ड में जो टेस्टिंग होती है वो 2 तरह की होती है कंक्रीट की। आपके आंसर में, आपके सॉल्व पेपर में, आपकी बुक में एक ही तरह की दे रखी है, मैं 2 तरह की कराऊंगा। फिजिकल फील्ड टेस्टिंग क्या होती है, सुनिए ध्यान से। एक तो क्यूब टेस्ट होता है,
क्यूब टेस्ट, घन परीक्षण। दूसरा स्लंप टेस्ट होता है। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है? इतना तो आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लंप टेस्ट और क्यूब टेस्ट क्या होते हैं। क्यूब टेस्ट और स्लंप टेस्ट क्या होते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2.5 नंबर का तो आपका यही हो गया। बस इतना अगर बता दोगे और क्यूब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे, एपरेटस के बारे में ही बता दोगे तो भी चल जाएगा। इधर लिख लिया मैंने क्यूब टेस्ट और इधर लिख लिया मैंने स्लंप टेस्ट। ठीक है, स्लंप टेस्ट में स्लंप का कोण ऐसा होता है, एक बेस प्लेट होती है, अलग बना दे रहा हूं, ये स्लंप का कोण होता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बढ़िया करके बनाएंगे। आप लोग तो बस ऐसे ही फर्जी बना के चले आते हो। अब बना बढ़िया। ठीक है, ये क्या है बेटा, कान ना, मोल्ड होता है ये, मोल्ड के, ये मोल्ड हो गया और ये हैंडल हो गया, हैंडल। उठाओगे नहीं उठाओगे, ठीक है। एक टैंपिंग रॉड होती है, कैसी भी बना लो, ऐसी बना सकते हो आप, ठीक है। टैंपिंग रॉड होती है, इसका साइज क्या होता है, ऊपरी व्यास, ये शंकुआकार होता है, फ्रस्टम टाइप का। ऊपरी व्यास होता है 10 सेंटीमीटर, निचला डाया होता है इसका 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो मोल्ड की होती है वो होती है आपकी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। टैंपिंग रॉड का जो लेंथ होता है 60 सेंटीमीटर होता है और इसका जो डाया होता है वो आपका 16 mm डाया की रॉड होती है। 16 mm डाया, ध्यान से देखिए, 16 mm डाया, ठीक है। ये तो स्लंप टेस्ट होता है। और स्लंप टेस्ट किया क्यों जाता है, स्लंप टेस्ट किया जाता है आपका रोड कंस्ट्रक्शन का जो साइट होता है वहाँ पे क्या होता है, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्लंप टेस्ट आपका वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है ताकि हमारी कितनी आसानी से रोड में हम कंक्रीट को लेइंग कर सकें। क्यूब टेस्ट क्या होता है, क्यूब टेस्ट से ये पता लगता है, क्यूब टेस्ट से ये पता लगता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होती है। यहाँ लिख दोगे क्यूब टेस्ट का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोटो क्या होता है इसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। फिर क्यूब होता कैसा है, ठीक, कुछ इस तरह का होता है। ये 150 mm होता है, चौड़ाई भी 150 mm होती है और हाइट भी इसकी 150 mm ही होती है, ठीक है। 28 दिन की जो M20 बोल रहा था ना, 20 जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, 28 दिन की तराई के बाद में, मतलब पानी डालते हो, क्यूरिंग, कंक्रीट बनाने के बाद में पानी डालते हो नहीं डालते हो, घरों में दीवार बनाते हो, तो 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो उसकी क्यूब की सामर्थ्य जो प्राप्त होती है हमें, वो होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। 28 दिन की क्यूरिंग की जाती है, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद में, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो सामर्थ्य निकल के आती है वो हमारी क्यूब टेस्ट कहलाती है। क्यूब टेस्ट में किया जाता है और
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाती है। समझ में आ गया? बाकी लिखना इतना ही है, फिगर बना देना, ये क्यूब बना देना, ठीक है। टैंपिंग रॉड यहाँ भी वही चल जाएगी, सिक्सटीन mm डाया, 60 सेंटीमीटर लेंथ। टैंपिंग रॉड, फिगर जरूर बना के आना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर फाइव क्वेश्चन के, 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट बचे हुए हैं, अभी करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।